हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, मैं आर बिलेगा हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक पर आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम एनसीईआरटी या आरबीसी का 10th क्लास का एक नए चैप्टर का स्टार्टिंग करने वाले हैं। बहुत ही शानदार चैप्टर है, यह है अरिथमेटिक प्रोग्रेसिव समांतर श्रेणी, चैप्टर नंबर 5। बहुत ही शानदार टॉपिक है, एकदम नीट एंड क्लीन हम स्टार्टअप करने वाले। इससे पहले कुछ नहीं हुआ है, आज का पहला वीडियो आने वाला है, यह आपकी पहली क्लास होगी। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इसके इंट्रोडक्शन की। जो हमारी एक्सरसाइज आएगी 5.1, उसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, किन फॉर्मूलों की आवश्यकता होगी, हम हर एक पॉइंट पे पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इनको बाद में पढ़ेंगे, ये हमारे पास जो पहले प्रश्न के कुछ एक पॉइंट लिखे हुए हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी आरबीसी क्लास 10th जो मैथमेटिक्स है। यही हमारे पास एनसीईआरटी आरबीएसई और सीबीएसई में भी अभी यही हमारे पास में फॉर्मेट चला आ रहा है। यानी अभी जो वन नेशन वन हमारे पास में सिलेबस है, पूरे ऑल इंडिया में यही टॉपिक चैप्टर नंबर 5 मैथमेटिक्स का सेम है सभी में। तो कहीं से भी हैं आप तो आराम से आपके ये चैप्टर काम आने वाला है। हर एक पॉइंट पे बात करते हुए चलेंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले हमारे पास जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, समांतर श्रेणी, जिसको शॉर्टकट में एपी के नाम से जानते हैं। तो समांतर श्रेणी क्या है, नाम देखिए, समांतर श्रेणी क्या होती है, समान अंतर, समांतर को क्या कह रहे हैं, समान अंतर। यानी एक ऐसी श्रेणी जिसके दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर लिया जाए। कोई भी एक श्रेणी है जिसके किन्हीं भी दो क्रमागत पदों का अंतर उठाया जाए, लिया जाए, तो वह समान आना चाहिए। सीधा समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए छोटी सी बात लिख रहा हूं, 1 2 3 4 5 6, ये अप टू इन्फिनिटी चल रहा है। अब इस पूरी लाइन में आपको पता है मैं किन्हीं दो नंबरों का चयन करके अगर मैं यदि उनका अंतर निकालूं तो उनका अंतर, जैसे इनका अंतर 1, इनका अंतर 1, इनका भी अंतर 1, यानी सभी के बीच का अंतर समान हो। यदि सभी अंतर समान हो, यदि सार्व अंतर, सार्व यानी सभी अंतर समान हो, तो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी होती है। और समझते हैं, देखिए अगर यही इस प्रकार से लिखी जाती 1 3 7 8 10 ऐसे कुछ। अब चेक करते हैं कि इनके सभी के बीच का अंतर समान है क्या। यहां इनके बीच का अंतर आपके पास 2 का, इनके बीच का अंतर आपके पास 4 का, 1 का, 2 का, यानी जितने भी अंतर है, कभी 1 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, कभी 4 आ रहा है, ये सभी अंतर जो समान नहीं है। तो समान नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं है। अगर आपको ऐसा दिया जाता जैसे 3 6 9 12 15, इस पूरी की पूरी लाइन में ये जो पूरी का पूरा जो सीक्वेंस चला आ रहा है, इस पूरे सीक्वेंस में किन्हीं भी दो नंबरों को रेंडमली आप उठा सकते हैं। उनका अंतर अगर देखें तो सबके बीच का अंतर 3 है। ऐसा कोई भी सीक्वेंस जिनमें सभी के बीच का अंतर यानी सार्व अंतर यदि समान हो तो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे एक छोटी सी बात करते हैं, एक कोई ऐसी लाइन है, अब आपको मैं स्टार्टअप से बता रहा हूं, देखिएगा, जिसका पहला पद सबसे पहले 4 लिखना है। सबसे पहले कितना लिखना है, 4। और अब आपको बोल दिया कि अब आप इससे आगे जो भी टर्म जोड़ रहे हो वो ऐसा आएगा, प्रत्येक के बीच का अंतर 5-5 है। ऐसे बता दिया। आप एक रास्ते पर जा रहे हो, रास्ते पे रवाना होते ही आपको 4 रुपए दे दिए। कितने रुपए दे दिए, 4। अब जितने आप स्टेप लेते हो, जितने आप कदम चल रहे हो, हर कदम पे आपको 5 रुपए दिए जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले ये उसमें +5 रुपए दिए जाएंगे। सुनिएगा, पहले 4 रुपए दिए थे, एक कदम बढ़े तो इस जितने पहले थे वो तो है ही, उसमें 5 रुपए एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। तो 4 तो वो, अब इसमें 5, देखो पहले वाला था ये, दूसरे वाला में क्या करेंगे, 4 में जैसे ही 5 जोड़ोगे दूसरे कदम पे आपको 9 रुपए मिलेंगे। उससे आगे जाता हूं,
9 तो मिलने वाले हैं ही, 9 में 5 और जोड़ो आपको 14 रुपए मिलेंगे। अब आप 14 में 5 जोड़ो, अब आपको 19 रुपए मिलेंगे। अब आप 19 में 5 जोड़ो, अब आपको 24 रुपए मिलेंगे। 24 में 5 जोड़ो, आपको 29 रुपए मिलेंगे। 29 में 5 जोड़ो, आपको 34 रुपए मिलेंगे। इस प्रकार कोई भी प्रश्न दिया जा सकता है, आपको ऐसा सीक्वेंस दिया जा सकता है और इनके बीच का अंतर पूछा जा सकता है कि इनके अंतर जो है वो समान है या नहीं है। या फिर पहला दे दिया, अंतर दे दिया, आपको बोलो इसका दूसरा मान बताओ, तीसरा बताओ, चौथा बताओ, पांचवा बताओ। इस प्रकार कोई भी मान पूछा जा सकता है। अब हमें सबसे पहले इस बारे में ध्यान होना चाहिए। देखिए प्रश्नों के ऊपर आगे बाद में बढ़ेंगे, उससे पहले एक समांतर श्रेणी होती है, उस समांतर श्रेणी का जनरल फॉर्म क्या होता है, उसका व्यापक रूप क्या होता है, उसके ऊपर बात करते हैं, थोड़ी सी उसके ऊपर प्रकाश डालते हैं। ये इसका पहला पद A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, A4, A5, जितने उसमें पद होंगे उसको इस प्रकार से दर्शाया जाता है। पहले वाले को 1 नंबर, दूसरे वाले को 2 नंबर, तीसरे वाले को 3 नंबर। इस प्रकार जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतने हमारे पास मान कंटिन्यू होते जाएंगे। अगर यहाँ 100 है तो A 100 तक आएगा। मैं मान लेता हूँ हमारे पास टोटल n पद है, तो ये हुआ A1, A2, A3, A4, A5, AN तक, अप टू AN। ओके, अब ये है क्या चीजें वो देखते हैं। पहला जो पद है A1, इसको या तो A1 से लिखा जाता है या फिर इसको केवल A जो आता है स्मॉल a, वो भी आप लिख सकते हो। नंबर 2, मैंने बात की थी अभी एक सार व अंतर, सभी अंतर समान हो। सार व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस होता है, जिसको स्मॉल d, छोटे वाले d से दर्शाया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा मान जो आता है वो क्या आता है कि जो पहले वाला मान है, यदि उसमें आप अंतर जोड़ दो, यदि आप पहले वाले मान में अंतर जोड़ दो तो आपका दूसरा मान आ जाएगा। अभी मैंने बोला पहला पद, जैसे प्रश्न है, पहला पद आपको 10 दिया हुआ है और अंतर आपको 5 दिया हुआ है। पहला 10 और अंतर आपको 5। पहला 10 है तो 10 और 5 15 हो जाएंगे, 15 और 5 20 हो जाएंगे, 20 और 5 25 हो जाएंगे। यानी हर बार आप क्या जोड़ रहे हो, डी जोड़ रहे हो, अंतर जोड़ रहे हो। ये दूसरा पद। तीसरा पद क्या होता है वो देखिए, जो आपके पास में दूसरा पद है उस दूसरे पद में एक डी और चिपका दो। एक डी जैसे ही और जोड़ देंगे, जैसे यहां था 10 + 5 हो गए 15 यानी दूसरा पद है, दूसरे पद में 5 और जोड़ा तो 20 हो गए, 20 में 5 और जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। इस प्रकार लगातार आगे बढ़ते जाएंगे। अब A2 + D किसको कहते हैं, A3 को। ये तो शॉर्ट, देखो दोनों की दोनों चीजें काम में आने वाली है। A1 को बहुत जगह A लिखेंगे, A2 को लिखना A + D, A3 को लिखना A2 + D, ठीक है। और इसका एक मेथड और होता है, अभी देखते हैं कौन सा होगा, क्या होगा, किस प्रकार होगा। A2 को मैं लिख सकता हूं A + D। A2 की जगह बोल रहा हूं, कहां बोल रहा हूं, केवल और केवल जहां मेरे पास में A2 लिखा हुआ है उस A2 को मैंने रिप्लेस कर दिया A + D से, और प्लस ये D एज इट इज। ओके, A का तो A, D + D मिलकर के 2D हो गया। बहुत सारी ऐसी जगह आएगी जहां हम लिखेंगे A3 क्या होता है, A + 2D, A + 2D। ये हुआ तीसरा पद। अब और आगे बढ़ जाते हैं, चौथा पद। तीसरा जो पद है उसमें आप D जोड़ दो। तीसरे पद का मतलब है ये वाला, A + 2D में आप एक बार और D जोड़ दो तो 2 + 1 कुल मिलाकर के 3 बार D हो जाएगा। इसी प्रकार पांचवा जो पद है उसमें आप चौथे पद में D जोड़ दो। A + 3D जो है उसमें आप D जोड़ दो, A + 4 टाइम D हो जाएगा।
आशा करते हैं आपको आराम से समझ में आ रहा होगा। हम हर पॉइंट को आराम से धीमे धीमे देख रहे हैं, किसी पॉइंट में स्पीड नहीं रखेंगे। वापस रिपीट कर रहा हूं, पहले पद को केवल a लिखा जाता है, दूसरे को a प्लस d लिखा जाता है। देखो पहले वाले पद में d है 0 बार, दूसरे वाले पद में d है 1 बार, तीसरे वाले पद में d है 2 बार, चौथे वाले पद में d है 3 बार, पांचवें वाले पद में d है 4 बार। जिस पद की बात कर रहे हैं उससे एक कम d आ रहा है। अगर मैं यहां लिखूं a10 यानी 10वें पद की बात करूं तो a10 बराबर a प्लस 9d। 50वें पद की बात करूं तो a प्लस 49d। अगर 100वें पद की बात करूं तो a प्लस 99d, यानी जितने पद होंगे उससे एक कम। तो धीरे 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 अंतिम पद की ओर आगे बढ़ जाता हूं। an बराबर a का तो a, अब d कितनी बार होगा, जितने पद उनमें से एक कम, n-1 गुणा d। ये हमें याद होना चाहिए, ये हमारे बहुत ही काम आएगा पूरे चैप्टर में कि an बराबर a प्लस n-1 इंटू d। ये होता क्या है, कब काम आएगा, पूरी लाइन लिख देता हूं। यह होता है समांतर श्रेणी का nवां पद जब ज्ञात किया जाता है तो ये फॉर्मूला यूज में लिया जाता है। प्रश्न आएगा कि एक समांतर श्रेणी दी हुई है, आप इसका 15वां पद ज्ञात करो, आप इसका 30वां पद ज्ञात करो, 40वां पद ज्ञात करो, कोई भी पद आपको पूछा जा सकता है। तो ये वाला मान जो है आप याद रखें, ये मान भी याद रखें। अब इसके आगे जो है हम इधर बढ़ जाते हैं। यहाँ सब ध्यान रखें कि आपने जितने भी मान लिखे, यहाँ एक लाइन और लिखते हैं। इससे पहले आप इधर वाला जो लेफ्ट हैंड वाला है, वीडियो को पॉज करके आप इसको पहले नोट करें, उसके बाद में जो है हम आगे भी बढ़ जाते हैं। या आप वीडियो जो है जैसे जैसे लिख रहा हूँ, वीडियो खत्म होने के बाद आप इसको स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। वापस वीडियो को पॉज करते हुए आराम से 1 बाय 1 जो आराम से नोट कर सकते हैं। कोशिश करें हर एक चीज लिखे जरूर, क्योंकि बिना लिखे मैथ समझ में नहीं आने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात और यहाँ ध्यान देने वाली है कि प्रश्न जो है, यदि आपको एक समांतर श्रेणी दी गई है तो उसमें दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, या फिर तीसरे पद में से दूसरा पद घटाओ, चौथे पद में से तीसरा पद घटाओ, पांचवें पद में से चौथा वाला पद घटाओ। कहने का मतलब किन्हीं दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर, कोई भी दो अड़ोसी पड़ोसी नंबर है, यदि उन सभी का अंतर समान आता है, यदि सभी अंतर, सभी को यहां मैं काम में ले रहा हूं, सार्व अंतर, जिसको कॉमन डिफरेंस डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। यदि सार्व अंतर, सभी अंतर समान हो, यदि ये सारे के सारे जो है वो समान हो, तो हमारे पास दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी होगी। प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा, बताइए कि क्या दिया गया अनुक्रम एक समांतर श्रेणी है अथवा नहीं। तो पहले चेक करेंगे a2 माइनस a1 का मान, उसके बाद ये मान, जितने मान हमारे पास अवेलेबल होंगे सारे चेक करेंगे। अगर सभी मान बराबर है तब तो वो एक एपी होगी, अन्यथा वह एक एपी नहीं होगी। तो चलिए अब हम अपने प्रश्नों की ओर अग्रसर होते हैं। आशा करते हैं कि इतना आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। आपको हमारा ये वीडियो किस प्रकार का लगता है, आपको ये क्लास किस प्रकार की लगती है, कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना ना भूले। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले प्रश्न की ओर बात करेंगे। एक नगर में एक टैक्सी चल रही है, उसके प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया कुछ होगा। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपए और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 18 रुपए। डायरेक्ट जो ये प्रश्न अगर समझ में नहीं आए तो पहली बात ध्यान रखें,
पूरे के पूरे चैप्टर में पहले फ्री माइंड होकर पूरा प्रश्न अच्छी प्रकार से अध्ययन करना है प्रश्न का, और उसके बाद ही प्रश्न के आंसर पर एक्शन लेना है। डायरेक्ट आंसर पे कूद पड़े तो उत्तर गलत हो जाएगा, साफ कहना है। तो सबसे पहले उसने बोला प्रथम किलोमीटर का किराया, अगर वो केवल 1 किलोमीटर गाड़ी लेके जाता है तो केवल उसको 15 रुपए लगेंगे। यहां देखिए, केवल और केवल यदि वो 1 ही किलोमीटर लेके जाता है तो उसको 15 रुपए लगेंगे, और कुछ नहीं लगेगा उसको। बात खत्म। अब दूसरा काम, यदि वो 2 किलोमीटर गाड़ी लेके जाता है तो अब क्या होगा? प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपए है तथा और प्रत्येक अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा अब अगर जाना चाहता है तो उसको प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का 18 रुपए देना पड़ेगा। अगर 1 ही किलोमीटर जाता है तो केवल 15 रुपए देने पड़ेंगे। अगर 2 किलोमीटर जाता है तो 15 रुपए तो पहले वाले 1 किलोमीटर के और दूसरे किलोमीटर के लगेंगे 18 रुपए। 18 प्लस 15 33 रुपए उसको देने पड़ेंगे। देखो, अगर वो जाता है तो ये तो उसके पहले वाले के और ये उसको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे दूसरे किलोमीटर के लिए। तो यहां अब अगर वो 2 किलोमीटर जाता है तो उसको कितनी धनराशि अदा करनी पड़ेगी? वह होगा 33 रुपए। ठीक है। अब अगर उसको और भी कोई काम है, उसको अगर 3 किलोमीटर जाना है तो देखो, पहले वाले के तो 15, दूसरे वाले के 18, तीसरे वाले के और अभी 18, या आप ऐसा कर दो कि यहां दूसरे वाले यानी 33 में डायरेक्ट 18 जोड़ दो। 33 प्लस 18 कितने होंगे? देखिए 8 और 3 आराम से जोड़े, कोई दिक्कत नहीं है। 33 में 10 जोड़ा कितने हुए? 43। 43 में 8 जोड़ोगे तो 51 हो जाएगा। यदि वो 3 किलोमीटर गाड़ी लेके जाता है तो इसको 51 रुपए देने पड़ते हैं। सेम इसी प्रकार से वो जितना चाहे उतना घूम सकता है, उसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। 51 रुपए में यदि वो 18 रुपए और जोड़ दे तो उसके 4 किलोमीटर का खर्चा आ जाएगा, जो कि 69 रुपीज हो जाएगा। इस प्रकार आप कितने भी मान निकाल सकते हैं, परंतु हमें प्रश्न में पूछा है, ऊपर यहाँ एक लाइन लिखी है एक्सरसाइज 5.1 के पहले प्रश्न के पहले पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं। प्रश्न क्या है? मूलतः प्रश्न बता देता हूं आपको ये चेक करना है कि क्या दिया गया जो प्रश्न है वो एक समांतर श्रेणी का है अथवा नहीं। तो क्या ये समांतर श्रेणी है अथवा नहीं वो हमें बताना है। और अभी अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि समांतर श्रेणी है अथवा नहीं, इसका पता करने के लिए हमें अंतर देखना पड़ता है। तो चेक करते हैं इनका अंतर जो है वो समान है अथवा नहीं है। सार्व अंतर, जिसको कॉमन डिफरेंस स्मॉल d से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये होता है a2 माइनस a1। a2 कितना है? 33। a1 कितना है? 15। अंतर आया हमारे पास 18 रुपए का। ओके, आगे बढ़ते हैं। a3 माइनस a2 51 माइनस 33, अंतर आया 18 रुपए का। a4 माइनस a3 ये आ जाएगा 69 माइनस 51, 18 रुपए का। यहां हमारे पास देखिए सभी के सभी अंतर समान प्राप्त होते हैं। a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, टोटल के टोटल हमारे पास बराबर है। सभी के सभी क्या है? बराबर है, इसलिए नीचे लाइन लिख देंगे। अतः यह एक समांतर श्रेणी है। इस प्रकार हमारा पहले प्रश्न का पहला पॉइंट आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारे दूसरे प्रश्न की ओर आगे बात करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? देखिए, ये आपके पास आराम से वीडियो पड़ा है, जब चाहें आप इसको नोट कर सकते हैं, जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आता तो उसको घुमा फिरा के 5 बार 50 बार कितनी ही बार आप वापस रिपीट कर सकते हैं। पहला कंप्लीट। दूसरा, एक बेलन है, उसमें कुछ हवा है, हवा की जो भी मात्रा है उसको हवा को निकालने के लिए एक पंप लगा हुआ है।
और पंप जो है प्रत्येक बार कुछ हवा निकाल देता है। मैं मान लेता हूं पहली कंडीशन जो थी उसमें मैं मान लिया x हवा थी, टोटल हवा आपने कुछ भी a मान लो x मान लो, कोई भी एक हवा थी, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये हुई, ये क्या कहता है, प्रत्येक बार शेष हवा का, यहां से ध्यान दीजिएगा ये शेष भी शामिल करना है, प्रत्येक बार शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल दिया जाता है। शुरुआत में टोटल हवा कितनी थी x, उसमें से x का 1/4 भाग, किसी का भी x का 4 यानी 1/4 हो जाएगा, उसका 1/4 भाग बाहर निकाल दिया जाता है। आपको एलसीएम लेना आता होगा, इनको यहाँ एलसीएम लेकर के आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास आंसर आने वाला है 3x/4। आप इसको लघुत्तम लेंगे तो आपके पास में कुछ ऐसा प्राप्त होगा, 4x - x/4, 4 - 1 यानी 3x/4। ये आपका मान प्राप्त हुआ। जैसे ही आपके पास मान प्राप्त हुआ, अब इस मान का क्या करेंगे, देखिए पहला मान आपका रेडी, दूसरा मान आपका रेडी, तीसरे मान की ओर अग्रसर होते हैं। अब क्या कहता है, प्रत्येक बार शेष बचे हुए भाग का माइनस करना है, टोटल जो पहले माइनस किया वो नहीं करना है। अब देखो शेष क्या बचा, 3x/4, इसमें से आपको घटाना है, क्या करना है बालकों, आपको इसमें से कुछ घटाना है, और घटाना भी कितना है रे बालकों, जो बचा हुआ मान है उसका कितना 1/4, और बचा हुआ कितना है, यही भाग तो है, इसी का तो 1/4 था, तो इसी का 1/4, ठीक है। इनका लघुत्तम ले लो रे बालकों। देखो 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16। पहले चलो आपको अच्छी प्रकार से समझाते हैं, देखिए 3x/4 माइनस ऊपर 3 × 1 3, 4 × 4 16 हो जाएगा। अब इनका लघुत्तम ले लो बालकों, ये हुआ 16, इसका भाग इसमें 4 बार, 4 × 3 हो जाएगा 12, इसका भाग इसमें 1 बार गुणा 1, 12 में से 3 घटाया, बच्चे 9x/16। पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया, तीसरा पद भी हमारा ज्ञात हो चुका है। इसी प्रकार हम चौथा पद ज्ञात कर सकते हैं, पांचवा पद ज्ञात कर सकते हैं, जितने पद चाहें उतने कम कर सकते हैं, आगे के लगातार पद बता सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहीं से मैं अंतर कर लेता हूं, सार्वय अंतर कॉमन डिफरेंस यानी D, A2 - A1, A2 कितना है, ये रहा 3x/4, इसमें से A1 यानी x घटाना, x के नीचे कुछ नहीं तो 1। अब इन दोनों का लघुत्तम देखिए 4, यहाँ आएगा 3x माइनस, इसका भाग इसमें 4 बार, ये आया 4x माइनस का x/4, कितना आया माइनस का x/4, A3 - A2, A3 क्या है, ये 9 टाइम x बट्टे में 16, इसमें से घटाना है 3 बार x/4। अब इनका एलसीएम कितना आ रहा है 16, 16 का भाग 16 में 1 बार, 1 × 9 यानी कि 9x माइनस, इसका भाग इसमें कितनी बार 4 बार, 4 × 3 12। यहाँ देखिए कितने का अंतर, माइनस का 3x/4। ये हमारे पास जो है वो सार्वय अंतर कॉमन डिफरेंस आ रहा है। सॉरी, नीचे हमारे पास जो 4 नहीं 16 है। क्या A2 - A1 A3 - A2 के बराबर है? यहाँ बराबर नहीं है। यहाँ लिखेंगे, नीचे लाइन लिख रहा हूँ एक, A2 - A1 is not equal to A3 - A2। यदि ये बराबर नहीं है तो नीचे ही नीचे हम एक लाइन लिख देंगे। अतः दिया गया जो भी हमारे पास सीक्वेंस है वह एक समांतर श्रेणी नहीं है, और हमारा पॉइंट जो सेकंड है वो यहाँ कंप्लीट होता है। 2 पॉइंट खत्म हो जाने के बाद अब हम बात करेंगे, ये भी हमारा खत्म, तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं। जो पॉइंट नंबर 3 है हमारा, वो क्या दिया हुआ देखिएगा, पॉइंट नंबर 3।
आराम से तसल्ली से बैठिएगा, हर पॉइंट इतनी आराम से कर रहे हैं, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, कुछ भी छोड़कर नहीं बढ़ रहे हैं। प्रत्येक किलोमीटर की खुदाई के बाद एक कुआं जो है वो खोदने में आई हुई लागत, देखो एक कुआं खोदा जा रहा है जिसमें आपको पता है खर्चा जरूर लगता है, फोकट में काम कुछ नहीं होता, खर्चा लग रहा है। पहले किलोमीटर की खुदाई का खर्चा 150 रुपए, यहाँ लिखेंगे प्रथम किलोमीटर की खुदाई का खर्चा यानी A1 बराबर 150 रुपए। भाषा का थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं जो भाषा बोल रहा हूँ, लाइन बोल रहा हूँ, वो भी लिखनी है कि प्रथम किलोमीटर की खुदाई का खर्च बराबर 150 रुपए। दूसरे किलोमीटर की, दूसरे यहाँ मीटर की बात हो रही, दूसरे मीटर की खुदाई का खर्चा प्रश्न में स्पष्ट बोल दिया, जबकि प्रत्येक मीटर के बाद खुदाई की जो लागत है वो 50 रुपए इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। तो 150 रुपए तो पहले भी लगते थे, अब इसमें 50 और जुड़ जाएंगे, टोटल मिलाकर अगर इतना खोदा जाए तो 200 रुपए लगेंगे। यदि तीसरे मीटर की बात की जाए तो 200 रुपए तो वो वाले और उसमें 250 हो जाएगा, 50 उसमें इंक्रीज और हो गया। अगर चौथे मीटर की भी बात करी जाए तो 250 में 50 रुपए और जुड़ करके टोटल 300 रुपए लगेंगे। कुल कितने? 300 रुपए लग जाएंगे। यहाँ मैं बात करता हूँ अंतर की, A2 माइनस A1। A2 है 200, 200 में से 150 घटाओ तो 50 रुपए बचते हैं, रिमाइंडर कितना? 50। A3 माइनस A2 यानी कि आप 250 में से 200 रुपए घटाओ, कितने रुपए बचते हैं? 50 रुपए। चौथे पद में से तीसरा पद घटाओ तो आप लिखेंगे 300 में से 250 माइनस किए और उत्तर बचा 50। यहाँ इन सभी को देखने पर हमें ऐसा, यदि A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 सारे के सारे मान अगर बराबर हैं, अगर सारे के सारे मान बराबर है तो हम क्या कह सकते हैं? देखिए, जैसा कि हमें विदित है, यदि A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 बराबर हो तो यहाँ कह देंगे यहाँ सार्व अंतर समान है, इसलिए यह एक समांतर श्रेणी है, यानी एक AP है। इस प्रकार हमारा पॉइंट नंबर 3 यहाँ कंप्लीट होता है। अब पॉइंट नंबर 3 के खत्म हो जाने के बाद, समाप्त हो जाने के बाद बात करेंगे पॉइंट नंबर 4। एक खाते में प्रति वर्ष कुछ धनराशि की बात की जा रही है। उससे पहले सबसे मुख्य बात कौन सी है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन कुछ बताना है। आपको मिश्र धन बताना है, मूलधन नहीं बताना है, वो ध्यान रखे, ना ही आपको ब्याज। अब मिश्र धन क्या होता है? शुरुआत का मूलधन प्लस ब्याज की राशि दोनों को मिलाकर जो बनता है उसको मिश्र धन कहते हैं। आपको मिश्र धन का बताना है, जबकि शुरुआत में मूलधन यानी राशि कितनी थी, मैं मान लेता हूं शुरुआत की राशि A1 बराबर 10,000 रुपए थे। स्टार्टिंग में 10,000 रुपए लेकर कोई काम किया जाना प्रारंभ हुआ और प्रति वर्ष 8% की दर से उसको ब्याज भी लगता है। अब देखो, उसको 10,000 रुपए तो वो खुद लौटा नहीं है, प्लस ब्याज कितना लगता है उसकी बात करते हैं। ब्याज का सूत्र क्या था? मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100। मूलधन हमारे पास देखिए, इस चीज से कंफ्यूजन नहीं होना है कि ब्याज चक्रवृद्धि कौन सा, साधारण कौन सा। हाँ, दोनों में फर्क जरूर होता है, परंतु अगर हम एक एक साल के हिसाब से अगर प्रतिवर्ष हम जो है हिसाब कर रहे हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज समान है। यहाँ पर 2 0 से 2 0, 100 गुणा 8, 800 रुपए ब्याज के हो जाएंगे और टोटल मिलाकर धनराशि हो जाएगी 10,800 रुपए। तीसरे वर्ष की बात करते हैं। अब ब्याज 10,000 का नहीं लगेगा, अब ब्याज लगेगा 10,800 रुपए का। 10,000 का ब्याज तो 800 रुपए होता है। अब 10,800 का देखते हैं कितना होता है। 10,800 गुणा 1 गुणा 8 बटा 100, 108 गुणा 8 हो जाएगा 864।
864, 4 का 4, 6 का 6, 8 और 8 16, हासिल का 1 और 1 और 11,664 रुपये टोटल जो है तीसरे वर्ष का मिश्र धन हो जाएगा। ये उसका आगे का A3 का मान आ गया। आगे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, हम बढ़ना चाहें आगे इसका भी काम हो जाएगा। यहाँ से A2 माइनस A1 का मान निकालते हैं, कितना प्राप्त होता है 10,800 माइनस 10,000, कुल मिलाकर मूल राशि जो है वो आपको 800 रुपये, यानी हम बात कर रहे हैं उसके अंतर की, सार्व अंतर जिसको कहते हैं A3 माइनस A2, 11,664 माइनस 10,800, 864 रुपये का अंतर है। कितने रुपए का 864 का। तो यहाँ जैसे ही हमने ध्यान दिया हमें पता चला A2 माइनस A1 नॉट इक्वल A3 माइनस A2। यहाँ दोनों के दोनों जो अंतर है वो बराबर नहीं आए। यदि अंतर बराबर नहीं है तो इसलिए यह एक एपी यानी समांतर श्रेणी नहीं है, ये एक समांतर श्रेणी नहीं है। इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 5.1 उसका इंट्रोडक्शन प्लस इसका प्रश्न संख्या 1 जो है वो यहाँ कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको एकदम अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।